नमस्ते, गुड आफ्टरनून। संडे 2 बजे और समय बात करें ना करें, हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम संडे 2 बजे आपसे बातचीत जरूर हो। पिछले हफ्ते काफ़ी बिजी रहा क्योंकि पूरे देश भर में मिशन जय हिंद की शुरुआत हम कर रहे हैं। बहुत ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हुई, काफ़ी कुछ मटेरियल तैयार हुआ, जाके वहाँ कैसे सर्वे करेंगे, किससे बात करेंगे, इन सब चीज़ों पे हमारे साथी व्यस्त रहे। आज भी देश भर में वर्कशॉप्स चल रही हैं। वैसे थोड़ा अनयूजुअल है, पार्टीज ऐसा काम किया नहीं करती। पार्टियों का मतलब होता है बाहर जाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद, और तथ्यों से क्या फर्क पड़ता है, मोटे तौर पे जो है कह दो। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये जो मिशन जय हिंद के तहत हम कर रहे हैं कि हम गांव गांव जाके, बस्ती बस्ती जाके तथ्य इकट्ठे करेंगे, जो सही तथ्य हो, सिर्फ वो नहीं जो हमें सूट करे, क्योंकि इस राष्ट्रीय संकट में हमें पूरा सच जानना है। और अगले ही कुछ दिनों में वो सच हम आपके सामने पेश करना शुरू करेंगे। हमारे साथी देश भर में फैले हुए हैं, देश भर में जा रहे हैं, पता कर रहे हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं जितना उनके बस में है। और एक विकल्प देश के सामने पेश कर रहे हैं जो मैं आपके सामने पहले रख चुका हूं, 7 सूत्रीय विकल्प जो है। आज बात का फोकस वो नहीं है। आज हमारा फोकस है राजस्थान में जो कुछ हो रहा है। पिछले हफ्ते भर से अखबारों की फ्रंट पेज पे अब ना तो महामारी है, ना आर्थिक संकट है, ना चाइना है, राजस्थान फोकस में। और सब कुछ है इस मसालेदार फिल्म के अंदर। इसमें वीडियो टेप है, इसमें कौन हैंडसम लगता है, कौन नहीं है, कौन किसको क्या कह रहा है, पैसे का खेल है। इसके अंदर पुलिस आ रही है और पुलिस को रोका जा रहा है। सब तरह के ड्रामे हो रहे हैं और टीवी मजे ले लेके आपको ये कहानियां सुना रहा है। लेकिन असली बात क्या है? क्योंकि दिक्कत ये होती है ऐसी मसालेदार कहानी सुनते सुनते कि हम चस्का लेने वाले दर्शक बन जाते हैं। वाह, पलटी दे दी, अरे इसने चिट कर दिया, अरे ये आगे चल गया, ये आगे बढ़ गया। इस खेल में हम शामिल हो जाते हैं और मैं नहीं समझता कि हमें इस खेल में शामिल होना चाहिए। इसलिए आज बात हम करेंगे इस राजस्थान के मामले का उदाहरण लेके हम कैसे समझें। सिर्फ इसके दर्शक न बने, इसके दृष्टा बने। दीर्घकालिक दृष्टि रखते हुए हम इसको देखें कि क्या स्थिति है। उससे पहले केसेस की चर्चा जो हम हर बार करते हैं। फ्रंट पेज से तो हट गए हैं, लेकिन अब हालत जो पिछले 3-4 हफ्ते से बोल रहा हूं, बहुत संगीन हो रही है। आज सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है 38,000 केस। हिंदू एक दूसरे तरीके से कैलकुलेट करता है, उसका कहना है 36,000 के करीब केसेस। अब तो एक दिक्कत इस देश में ये है कि कोई एक क्लियर स्रोत भी नहीं है जहां से आप बता सके कि कल शनिवार के आंकड़े ये थे। पहले सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब छोड़ दिया। तो खराब खबर है। अच्छी बात है खबर फैले ही ना, मेरे मुंह से तो ना फैले, इसलिए मैं बोलूं ही ना। तो सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद कर दिया है। कोई एक क्लियर आधिकारिक स्रोत नहीं है जिसे देश भर का मीडिया यूज कर रहा हो, हम सब कह सके कि भाई ये स्थिति है। आज 38,000 केस हुए कि नहीं हुए पता नहीं, एक व्यक्ति का एक कहना है, दूसरे का दूसरा कहना है। लेकिन इस सब कहने में जो निर्विवाद है वो ये है कि अब पिछले 2-3 दिन से हम हर दिन 30,000 से ज्यादा केस कर रहे हैं। 35,000 अब कल घट जाएगा क्योंकि संडे के दिन एक बार घट जाता है काउंट। हमेशा मंडे के दिन जब दिया जाता है तो काउंट थोड़ा सा घट जाता है, वो होगा। लेकिन हम अब 35,000 के करीब, यानी कि 3 दिन में 1 लाख क्रॉस कर रहे हैं। पहला 1 लाख क्रॉस करने में हमें 109 दिन लगे थे। उसके बाद 15, फिर 9, फिर 6, फिर 5, 4 और 3 दिन में क्रॉस कर रहे हैं। गनीमत यह है कि डेथ का आंकड़ा अभी भी बहुत लिमिटेड है। 26,000 के करीब, 26,845 डेथ हैं। ओवरऑल केसेस अब देश में हो गए हैं 10,76,265। मैं हिंदू की जो डेटा टीम है उसको इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करता रहा हूं। यानी कि कल देश में 11 लाख केस हो जाएंगे। आज रात को जब खबर आएगी तो 11 लाख का आंकड़ा हम क्रॉस कर जाएंगे और ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा। कितना बढ़ेगा मोटा अंदाजा लगा लीजिए। मोटे तौर पे देश में 20, 21, 22 दिन के अंदर केसेस डबल हो रहे हैं। यानी कि आज से 20-21 दिन बाद अंदाजन 5-6 अगस्त को अगर आप
16 जुलाई से ले, जबकि केसेस 10 लाख को क्रॉस कर गए थे, तो लगभग 5-6 अगस्त के करीब शायद 20 लाख को हम क्रॉस कर जाएंगे। और यही रहा तो हो सकता है कि 31 अगस्त तक, अगस्त का महीना खत्म होते होते हम कहीं 40 लाख के करीब पहुंच सकते हैं, यह आशंका है। जो लोग थोड़ा ध्यान से, तो मैं बिल्कुल मोटा हिसाब आपको बता रहा हूं 20 दिन में डबल वाला, लेकिन जो लोग जरा ध्यान से प्रोजेक्शन करते हैं, मैं एक इकोनॉमिस्ट है रिजो एम जॉन, उनके आंकड़े फॉलो करता रहा हूं। उनका कहना है कि शायद इतनी तेजी से ना बढ़े। उनका कहना है कि 11 अगस्त के करीब जाके हम पहुंचेंगे 20 लाख पे, और 31 अगस्त तक वो कह रहे हैं कि हम शायद 32 लाख के करीब पहुंचे, 32-35 लाख के करीब पहुंचे। उनकी बात बेहतर सही निकले तो बेहतर है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि 22 जुलाई को हम 10 लाख पहुंचेंगे, तो उससे 5-6 दिन पहले ही पहुंच गए हैं। लेकिन कम से कम ये रियलिस्टिक प्रोजेक्शन है, उस तरह की ऊटपटांग बातें नहीं है जो कि सरकार पहले प्रोजेक्ट करती रही है। याद है आपको, सरकार ने एक बार कहा था, और मैंने आपको बार बार दिखाया था, कि 16 मई तक, याद रखिए 16 मई तक सरकार ने ग्राफिक देके बताया था कि देश में केसेस 0 हो जाएंगे, कोरोना खत्म हो जाएगा देश से। हो सकता है प्रधानमंत्री को भी इस तरह की उलझुल बातें सुनाई हो इन लोगों ने। तो रिजू एम जॉन के जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये कम से कम उतने उलझुल बात नहीं है, साइंटिफिक प्रोजेक्शन है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और एक बात इससे अगर निकलती है कि अगर ये स्लो नहीं होता है तो दिवाली के करीब तक संभव है, यह आशंका है, कोई इसके प्रमाणित नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि अभी इसकी स्पीड कितनी बनी रहेगी, कितनी रुकेगी। लेकिन अगर ऐसी ही कुछ स्पीड बनी रहती है तो आशंका ये है कि दिवाली तक हम कोई 1 करोड़ केसेस क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद भी बढ़ता रह सकता है। ये सब हम अमेरिका से सीख रहे हैं। अमेरिका के अंदर एक बार बढ़ा था, फिर कम हो गया, सबने तसल्ली की कि चलिए एक बार बढ़ने के बाद कम होगा, उसके बाद मामला निपट जाएगा। लेकिन नहीं, अमेरिका के दूसरे राज्यों में फिर जम के शुरू हो गया, फ्लोरिडा वगैरह के अंदर खूब जम के शुरू हो गया, ओहायो में, इस जो साउथ के जो इलाके हैं वहां खूब हो रहा है। यही आशंका भारत के बारे में है कि एक जगह कम होता है, दूसरी जगह शुरू हो जाता है। मुंबई में केसेस कम हुए, दिल्ली में कम से कम दावा किया जा रहा है कि कम हो गए हैं, शायद कम हुए हैं दिल्ली में। हालांकि दिल्ली में चूंकि टेस्ट का पैटर्न उन्होंने बदल दिया, इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि कितने कम हुए, कितने छुप गए, लेकिन दिल्ली में भी शायद कम हुए। लेकिन मुंबई दिल्ली में कम होते हैं, चेन्नई में बढ़ जाते हैं, बेंगलोर में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है इस वक्त। मोटे तौर पे पूरा साउथ इंडिया इस वक्त इसकी चपेट में है। केरला में दोबारा बीमारी ने सर उठाया है माइग्रेट के आने की वजह से। तमिलनाडु में बहुत तेजी से अभी भी बढ़े जा रहे हैं, हालांकि उम्मीद है कि तमिलनाडु में पीक पे जल्दी पहुंचने के बाद उतरेगा। इस वक्त कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन इलाकों में बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए मोटा पैटर्न क्या है, देश के सबसे संपन्न इलाकों से कम संपन्न इलाकों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबसे पहले मुंबई दिल्ली, संपन्न राजधानी मुंबई पुणे कॉरिडोर, उसके बाद साउथ इंडिया जो कि रिलेटिवली ज्यादा संपन्न है नॉर्थ इंडिया से, और फिर धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया के जो बहुत आबादी वाले इलाके हैं वहां आ रहा है। और अभी तो नॉर्थ इंडिया के हिंदी पट्टी के गांव में नहीं पहुंची है बीमारी। मेरा डर, आशंका यही है कि जब वहां पहुंचेगी तब हम उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे। फिलहाल खबर आ रही है उत्तर प्रदेश और बंगाल, दो तरफ से खबर आ रही है कि वहां अब इसने सर उठाना शुरू किया है। क्योंकि अगर इन इलाकों के गांव में, और बहुत सघन पॉपुलेशन वाले इलाके बिहार में, इन सब इलाकों में पहुंचेंगे तो हम क्या करेंगे इसका कोई कह नहीं सकता है। इस बीच आप देख रहे हैं तमाम तरह की खबर आ रही है। IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आज कहा गया है कि भाई कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, कम से कम अब तो मान लो। दिल्ली में एक सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ था, यानी कि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में, को 25,000 लोगों का ब्लड सैंपल लेके एक बार टेस्ट किया गया था, कि सामान्य लोगों का, सिर्फ जो बीमार है वो नहीं, जो शिकायत कर रहा है वो नहीं, सामान्य लोगों का सैंपल सर्वे किया गया था। खबर आने वाली थी कि भाई कितना होगा, उससे अनुमान लग जाता कि कितना फैला है। एक अपुष्ट खबरें आई थी कि ये 15-20% तक लोगों को दिल्ली में है। उसके बाद
एकदम ढक्कन लगा दिया गया। दिल्ली सरकार ने नहीं किया, केंद्र सरकार भी खेल कर रही है। खेल क्या है? केंद्र सरकार की लैब जहां की टेस्ट होने गए हैं वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम कर नहीं सकते। हाईकोर्ट को देना था। दिल्ली सरकार के वकील ने फोन करके कहा भाई मुझे हाईकोर्ट में पेश करना है, आप बताइए कितने केसेस हैं। ने कहा तुम्हारा काम नहीं, तुम चुप रहो। उसने जाके हाईकोर्ट पे रिपोर्ट कर दिया, हाईकोर्ट ने डांट दिया। वो कह रहे नहीं नहीं, अभी हमें और समय लगेगा। सरकार दिल्ली के आंकड़ों को दबाने और छुपाने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार पता क्यों नहीं लग जाता? इतनी बड़ी बीमारी में क्या सच जानने का हमें अधिकार नहीं है? पिछले 7 दिनों में 7 और घटनाएं जिनके बारे में बस जिक्र कर दूं, एक एक सवाल आपके पास छोड़ता जाता हूं। बारिश है, आज लगता है दिल्ली के अंदर भी बारिश आएगी, बहुत इंतजार है। बारिश है तो बाढ़ है, असम में बाढ़ है। इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब असम की बाढ़ के ऊपर वीडियो रिलीज कर रहे हैं। हमारे मीडिया को असम की बाढ़ की चिंता नहीं है, क्योंकि असम में बाढ़ आने को हम बिल्कुल वैसे मानते हैं जैसे गर्मी के दिनों में राजस्थान में लू चलेगी। ब्रह्मपुत्रा में और बाद में बिहार में बाढ़ आना एक प्राकृतिक चीज है, लेकिन बाढ़ से विनाश होना यह प्राकृतिक नहीं है, यह हमारा आपका बनाया हुआ काम है। बाढ़ आने को ना रोका जा सकता है ना रोका जाना चाहिए। काफी चीजों जैसे कोसी की बाढ़ है, इसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन इससे विनाश होगा या नहीं, इसका क्या असर होगा, ये हमारे हाथ में है। कहीं जिसको हम विकास कहते हैं वो तो इस विनाश की जड़ में नहीं है। ये सवाल आपके पास में छोड़ रहा हूं। खबर आई है इसी बाढ़ और इससे रिलेटेड खबर असम से आई है कि असम की जेल में, गुवाहाटी की जेल में पूरी तरह से कोरोना वायरस फैल गया है और उस जेल में बंद अखिल गोगोई, सोनोवाल, बिट्टू सोनोवाल और उनके सब साथी सब पॉजिटिव पाए गए। और सरकार कई दिन तक खेल करती रही, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। अखिल गोगोई के बारे में 3 अलग अलग रिपोर्ट आई, फिर जाके उनको मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया गया। यही स्थिति वरवरा राव के साथ हुई। 80 साल का आदमी है, कोविड पॉजिटिव पाया गया है और सरकार उसको अस्पताल तक पहुंचाने को तैयार नहीं थी। वो तो एनएचआरसी ने इंटरवेंशन किया, आदेश दिया, तब उसको अस्पताल पहुंचाया गया। किस परिस्थिति में घर के लोगों ने उसे पाया है वो बयान मैं आपके सामने नहीं कर सकता। तो ऐसे संकट के समय भी मौका देखा जा रहा है, किसको पकड़ा जा सकता है, किसको अंदर किया जा सकता है, और बीमारी का इस्तेमाल किया जा रहा है जेल के अंदर कैदियों को तंग करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए। सोचिए कैसी हमारी व्यवस्था है। बिहार की चर्चा आई तो बिहार के बारे में आपको ध्यान होगा। अररिया, बिहार के एक जिला अररिया है, जहां से एक केस आया, बहुत दर्दनाक केस है। एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है, घर वाले उसके साथ खड़े नहीं होते, एक सामाजिक संगठन के लोग खड़े होते हैं, जाके किसी तरह से मजिस्ट्रेट के सामने 4 दिन बाद पहुंचते हैं, पूरी प्रताड़ना सहने के बाद, और वो लड़की मजिस्ट्रेट के सामने मानसिक संतुलन खो देती है। 4 दिन तक झेल रही है वो किसी तरह से। सोचिए क्या मनस्थिति होगी। और क्या होता है, उसके साथ संवेदना जाहिर करने की बजाय, किसी काउंसलर को बुलाने की बजाय, मजिस्ट्रेट साहब उसको गैंग रेप की पीड़ित महिला को जेल में भेज देते हैं और साथ में जो 2 साथी उसके थे उनको भी भेज दिया जाता है। पटना हाईकोर्ट में मामला आया, सब लोगों ने, हमने इस बात को उठाया और अब जाके केवल उस महिला को जमानत मिली है, बाकी 2 साथियों को जमानत भी नहीं मिली। यह है तरीका जिससे हमारा देश गैंग रेप विक्टिम्स के साथ व्यवहार करता है। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति होती होगी बाकी लोगों की जिनको यह सहारा भी नहीं मिल रहा है। इस बीच सीबीएसई के बारे में विवाद हुआ, सीबीएसई के सिलेबस पे काटछांट के बारे में विवाद हुआ। संयोग यह है कि वो सिलेबस बनाने में मेरा हाथ था। सन 2006-07 में जब वो सीबीएसई का सिलेबस बना और एनसीईआरटी की किताबें लिखी गई, दोनों साथ साथ हुई। वो करने में पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर पर्शिकर और मैं, हम दोनों उसके चीफ एडवाइजर्स थे। हम दोनों ने मिलकर एक काम किया था। उसमें अब जो कैंची चल रही है वो देख के पीड़ा तो होती है। ये बात सच है कि इस साल कोर्स को 30% काटने की जरूरत है, वो ठीक बात है। कोविड है, क्लासेस ठीक ढंग से नहीं होंगी,
सिलेबस कम किया जाए, कोई एतराज की बात नहीं, लेकिन कम करते समय क्या कम किया जाए। आप देखिए कि सीबीएसई ने क्या कम किया है, तो आपको दो चीजें कॉन्स्टेंटली नजर आएंगी। एक, जिस भी विषय का संबंध विविधता से है उसको काटा गया है, जिसका संबंध मानवाधिकार और जन आंदोलनों से है उसको काटा गया है। सो सिटीजनशिप बाहर, फेडरलिज्म बाहर, सेकुलरिज्म बाहर, मानवाधिकार बाहर, सोशल मूवमेंट्स बाहर। कहीं लोकतंत्र की परिभाषा तो नहीं बदल रही हमारे स्कूलों में? आप सोचिए। हाँ, सीबीएसई के साथ एक और बात भी हुई जो कई साथियों ने मुझसे पूछा, तो मैं बता दूं। किसी ने कल मेरे से पूछा कि दिल्ली सरकार ने इतना शानदार प्रदर्शन किया 12वीं कक्षा के अंदर, आप लोगों ने बधाई तक नहीं दी। मैंने पहले तो सोचा जवाब दे दूं, फिर छोड़ दिया। मैं आपको बता देता हूं। पहले 1-2 साल मैंने भी बधाई दी बाकी सब दोस्तों की तरह कि भाई सरकारी स्कूल का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। फिर मैंने नोटिस किया कि हर बार 12-13 तारीख को 12वीं क्लास का रिजल्ट आता था, ऐतिहासिक अचीवमेंट की बात होती थी, अगले दिन पूरे बड़े पेज के इश्तिहार आ जाते थे। उसके 2 दिन बाद 10वीं का रिजल्ट आता था। 10वीं के रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। अब उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, कोई इश्तिहार नहीं होता, कोई ऐतिहासिक बात नहीं होती। एक बार ऐसा हुआ, दूसरे साल फिर ऐसा हुआ, तीसरे साल फिर ऐसा हुआ, इस साल भी ये हुआ। तो जरा समय मिले तो आंकड़े देखिएगा, ऐसा क्यों है कि हर बार 12वीं कक्षा के सरकारी परिणाम में दिल्ली के विद्यार्थी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना देते हैं, 10वीं में फिसड्डी हो जाते हैं। वही स्कूल, वही मास्टर, वही व्यवस्था, वही सरकार। कुछ खेल है। अशोक अग्रवाल बताते हैं कि इसमें कुछ खेल है, आप जरा पढ़ लीजिएगा। इस कारण मैं बधाई नहीं दे पाता हूं। 5वीं बात इस हफ्ते जो हुई है ओबीसी रिजर्वेशन की। सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन को 2 हिस्से में बांटने वाली कमेटी जो है उसका कार्यकाल 6 महीना और बढ़ा दिया, यानी कि बिहार इलेक्शन से पहले बात हमें मत बता देना। कोशिश हो रही है ओबीसी के रिजर्वेशन को 2 हिस्सों में बांटने की, पिछड़ा और अति पिछड़ा। मेरी अपनी मान्यता है कि यह बांटना चाहिए। मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूं कि ओबीसी अलग अलग तबके के हैं। ओबीसी के नाम पे कुछ बहुत संपन्न समूह, अपेक्षाकृत संपन्न लोग भी हैं और अपेक्षाकृत बहुत गरीब लोग भी हैं। इसलिए ओबीसी के रिजर्वेशन को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता रही है। इसके पक्ष में मैंने लिखा है, आप पढ़िएगा और इसके बारे में जरा सोचिएगा और इस पर निगाह रखिएगा कि क्या हो रहा है। चीन हमारी हेडलाइन से निकल गया है, लेकिन गतिविधियां जारी हैं। सरकार कहती है डी एस्केलेशन हो रहा है, लेकिन जितना भी हम जानते हैं वो ये हो रहा है कि चीन जितना आगे घुस आया है, गलवान में 1.5-2 किलोमीटर, प्योंगयांग में 8 किलोमीटर और डेप्सांग में भी घुसा हुआ है। डेप्सांग पे तो कोई बात ही फिलहाल नहीं हो रही। बाकी इलाकों के बारे में चीन कह रहा है कि अब हम जहां तक आ गए थे हम पीछे हट जाएंगे, बशर्ते कि आप भी पीछे हटिए। और ऐसा लगता है कि भारत सरकार इसको स्वीकार कर रही है। मीडिया चुप है। एक तरह से मैं खुश हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि युद्धोन्माद इस वक्त फैलाया जाए। हमारे पास बहुत बड़े संकट है सुलझाने को, इसमें युद्धोन्माद का कोई काम नहीं। लेकिन क्या हमें तथ्य पता नहीं होने चाहिए? इतनी बड़ी बात हुई, दुनिया का कोई और देश होता, कहीं मीडिया होता, वो नक्शे दिखा देता, सच्चाई दिखा देता। 2-4 चैनल पे आज भी दिखा रहे, लेकिन पूरे देश को, मैंने देखा किसी टीवी चैनल पे चल रहा था, चीन बेचारा हो गया, चीन पे फला वेपन से वार किया जाएगा। देश को उत्साह बनाना अच्छी बात है, मगर इतना झूठ बोलते हैं। कैसा हो गया है मीडिया इस देश का? देश की जमीन पर इतने बड़े हिस्से पे कब्जा हो गया है, सैटेलाइट से दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आप देश की जनता को सच ना बताने की हिम्मत करें, वो एक बात है, आप उल्टी बातें पिला रहे हैं। इसी बीच आज एक आखिरी खबर आई है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का अब बाकायदा शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। राम मंदिर की शुरुआत हो रही है, अच्छी बात है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को श्रेय, चूंकि प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया, आज सुबह मेरे पास कोई व्हाट्सएप आया, प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, इसलिए अब उन्हीं के हाथों से शुरुआत होगी। मैंने कहा भाई कुछ महीने पहले तो आप कुछ और बता रहे थे मेरे को,
मुझे तो ये बताया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसी सरकार ने नहीं, न्यायपालिका ने फैसला लिया है। तो फिर कैसे प्रधानमंत्री का श्रेय हो गया इसमें? या कि मुझे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के कहने से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे असर हो सकता है। यही आरोप था उन दिनों, विरोध करने वालों ने यही कहा था कि जुडिशरी पे दबाव था, इसलिए ऐसा फैसला आया। अब जब श्रेय लिया जा रहा है तो क्या वो आरोप सच्चा साबित हो गया? और वैसे भी 5 अगस्त तारीख चुनने के पीछे कुछ खेल है क्या? 5 अगस्त वही तारीख है जब जम्मू कश्मीर में 370 धारा को हटाया गया था, और वो दिन एक तनावग्रस्त दिन बनेगा। वो दिन जबकि कश्मीर की खबरें आएंगी, उस दिन अयोध्या के अंदर पूजा करना कुछ खेल है क्या? आप ही सोचिएगा। कई सारी बातें बता दी एक हफ्ते में। वैसे 2 बड़े लोगों के गुजरने की खबर है। अमेरिका के मानवाधिकार के बहुत बड़े वहाँ के जो ब्लैक मूवमेंट है, सिविल राइट मूवमेंट जो रहा है, उसके महानायक जॉन लुइस, उनका देहांत हुआ 2 दिन पहले। और आज सुबह खबर आई है कि भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ, मैथमेटिशियन CS शेषाद्री, जिन्होंने चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट बनाई, उनका देहांत हुआ है। दोनों को श्रद्धांजलि। आज बात राजस्थान के बहाने हमारे लोकतंत्र पे। आप देखिए हमारे लोकतंत्र की क्या स्थिति है। देश में महामारी है, चारों तरफ बेरोजगारी है, हाहाकार है, और क्या हो रहा है? कुर्सी का खेल हो रहा है, बिल्कुल नंगा कुर्सी का खेल हो रहा है। राजस्थान में जो हो रहा है, कोई इसके पीछे कोई छुपाव नहीं, दिखाव नहीं। मजे की बात यह है कि कोई इसके अंदर लाग लपेट भी नहीं है, कोई झूठ भी नहीं बोल रहा। साफ सचिन पायलट कह रहे हैं ये मान सम्मान चाहिए मुझे उप मुख्यमंत्री के नाते वो मान सम्मान नहीं मिला। और अशोक गहलोत कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के करते हैं, इनको ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल सीधा कुर्सी की लड़ाई, ऐसे वक्त जबकि प्रदेश में और पूरे देश में इतना बड़ा महासंकट है। 2 बातें हैं इस लड़ाई में जिसके बारे में जो निर्विवाद है। पहला ये कि ये संकट, ये सब चीज शुरू ना होती अगर कांग्रेस के अंदर कमजोरी ना होती, कांग्रेस के अंदर फूट ना होती। और ये कोई आज की फूट नहीं है। कोई कहे कि मोदी जी ने फूट फैलाई थी, फूट बनाई है, ये तो बात सच नहीं हो। ये तो पहले दिन से है, जब राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना गया और राहुल गांधी ने पकड़ के दोनों की फोटो खिंचवा दी। मामला तो तभी से है। और आज पता लग रहा है कि 1.5 साल से दोनों की बातचीत भी नहीं है आपस में। प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बातचीत भी नहीं है। तो संकट पुराना है। पहली बात, ये सारा मामला यहां ना पहुंचता अगर कांग्रेस के अंदर कमजोरी न होती। और दूसरा, कांग्रेस की कमजोरी जहां भी है, जितनी भी है, ये मामला इस स्टेज पर ना पहुंचता अगर। ये दोनों बातें हमें इसलिए देखने की जरूरत है क्योंकि पिछले हफ्ते भर से मीडिया में जिस तरह से कमेंट्री चल रही है, मैं देख देख के हैरान। मीडिया हमें 2 में से कोई एक बना देना चाहता है, या तो इस दलदल का एक हमें हिस्सा बना देना चाहता है। एक दलगत दृष्टि, कोई कह रहा है कांग्रेस सही कर रही है, कांग्रेस ने दाव पलट दिया, कांग्रेस ने क्या शानदार मुकाबला किया। दूसरा कह रहा है कि देखिए अभी इंतजार कीजिए, बीजेपी पलटवार करने वाली है। कोई कहता है गहलोत जी देखिए कितने सच्चे आदमी हैं। कोई दूसरा कहता है नहीं, पायलट ने बड़ी मेहनत की थी। पूरा मीडिया जैसे इन 2 कैंप में डिवाइड हो गया है। यही संकट है राजनीति का। ऐसे झूठे सवाल हमारे सामने लाए जाते हैं, फिर हमें कहा जाता है कि इन दोनों में से किसी एक को चुन लो, और हम चुपचाप से दोनों में से किसी एक फंदे में अपना पांव डाल देते हैं। तो ये जो दलगत, एक पार्टीजन होने का, इसका एक पक्षधर होने का जो दबाव हम पे रहता है, उससे बचने की जरूरत है। ये दोनों पक्ष में से कोई दूध का धुला नहीं है। आज अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वो दल बदल के मारे हैं, कह रहे हैं दल बदलू, देखिए कितना अनैतिक काम कर रहे हैं।
अशोक गहलोत जी ने पिछले साल एग्जैक्टली यही किया था। चुनाव जीतने के बाद बीएसपी के 6 एमएलए को उन्होंने सीधा हड़प के कांग्रेस का हिस्सा बना लिया। कोई कानून नहीं कहता इसके तहत ऐसा हो सकता है। इसमें नियम है, बाकायदा उन पे दलबदल की कार्रवाई होनी चाहिए थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं हुआ। मुख्य हमारे राजस्थान के जो स्पीकर साहब है सीपी जोशी जी, उन्हें अब तक इसमें कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दी है। सचिन गहलोत के मामले में 24 घंटे के अंदर वो एक्टिव हो जाते हैं। तो दूध का दूल्हा कोई नहीं है। सचिन पायलट 42 साल की उम्र में किसी की महत्वाकांक्षा इतनी हो जाए कि अब मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो। और सब तरफ खबर ये है कि इनकी बात हुई है गांधी परिवार से, उससे बात हुई है कि बस आप मेरे को मुख्यमंत्री बनाने की गारंटी कर दो तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। पूरा खेल है, कोई सिद्धांत नहीं, कोई नीति नहीं। कई बार क्या होता है, व्यक्तियों के झगड़े में पीछे कुछ नीतिगत झगड़े होते हैं, कुछ सिद्धांतों का द्वंद्व होता है जो कि व्यक्तियों की शक्ल लेता है। कभी कभी सामाजिक शक्तियों का संघर्ष होता है जो व्यक्तियों की शक्ल लेता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा और नंगा सत्ता का खेल। दूध से धुला कोई नहीं। बीजेपी इतनी मासूम बनती है। बीजेपी कहती है देखिए हमें क्या पता, इनका आपस का मामला है, हम क्या करें। आपस का मामला, कितने टेप आ गए जो टेप दिखा रहे हैं कि बीजेपी के नेता, उनके नजदीक के लोग बात कर रहे हैं, एमएलए के दाम लगा रहे हैं। चलिए टेप को फिलहाल छोड़ दीजिए, उसकी तो जांच कोर्ट वगैरह के अंदर होगी। ये सचिन पायलट जी हरियाणा में क्यों आके बैठे? ये मानेसर में हरियाणा पुलिस उनको प्रोटेक्शन क्यों दे रही है? राजस्थान पुलिस जब एमएलए के वॉइस का सैंपल लेने आती है तो हरियाणा पुलिस उनको वहां से गायब क्यों कर देती है? बीजेपी का हाथ नहीं है तो क्या है इस खेल के अंदर? और अचानक इनकम टैक्स के रेड कैसे पड़ने लग जाते हैं कांग्रेस नेताओं के घर? दिल्ली के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अचानक कैसे लगता है कि नहीं कांग्रेस वाले हैं, इनके घर रेड डालनी है। कहीं टीवी चैनल पे चल रहा था रेड में 12 करोड़ रुपए बरामद हुए, मैं हंसने लग गया। मुझे लगा यार राजस्थान का जो आजकल रेट चल रहा है उसमें तो बेचारा एक एमएलए नहीं खरीदा जाएगा इतने से। मगर आप खेल देखिए, इस सब के बाद बीजेपी कहती है हमारा तो कोई हाथ नहीं है। और सचिन पायलट को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में कौन जाते हैं? मुकुल रोहतगी, जो कि बीजेपी के पक्ष के, जिन्हें इन्होंने बीजेपी ने बनाया था सॉलिसिटर जनरल, और जो बीजेपी के पक्ष के अंदर पिछले कई साल से हर तरह का केस लड़ रहे हैं। और उसके बाद बीजेपी कहती नहीं हमारा तो कोई हाथ नहीं। मजे की बात यह कि बीजेपी का दूसरी तरह का भी हाथ है। राजस्थान की राजनीति में आरोप अब यह भी है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी फोन कर करके कह रही है कांग्रेस के लोगों को कि नहीं तुम अशोक गहलोत के साथ रहो। क्यों? क्योंकि अगर सचिन पायलट बीजेपी में आ गया तो वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे माधवराव सिंधिया के जाने से वहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ दिक्कत हो गई। अब आप देखिए देश किन संकट में गुजर रहा है और देश के नेता इस वक्त कौन सा खेल कर रहे हैं। अगर ये मामला केवल राजस्थान का होता तो आप कहते चलिए राजस्थान में कुछ हो रहा है, संयोग से ऐसा हो गया होगा, कोई एक बात होगी। नहीं, राजस्थान से पहले ये खेल मध्य प्रदेश में हुआ, सबसे पहले कर्नाटका में हुआ। चुनाव में बीजेपी नहीं जीती, बाद में ऑपरेशन कमल के जरिए सरकार बनाई गई। मध्य प्रदेश में हुआ, चुनाव में बीजेपी नहीं जीती, बाद में सरकार बनाई गई। गोवा में यही खेल हुआ था, यह खेल महाराष्ट्र में दोहराने की कोशिश की गई है। इस महामारी के दौरान मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में करने की कोशिश हुई, मणिपुर में यह खेल हुआ है, वहां बीजेपी की सरकार उखाड़ने की कोशिश हुई थी। देश महामारी से लड़ रहा है, पार्टियां आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं, अपने भीतर लड़ रही हैं। ज्यादा से ज्यादा पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, देश महामारी से लड़ेगा, लोग अपनी आजीविका के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। हमारे निहत्थे सैनिक चीन से बॉर्डर पे लड़ेंगे, पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। ये स्थिति है। जो दो मुख्य तथ्य हैं जो उभरते हैं इससे, वो ये है कि हम एक तो जैसे मैंने बताया कि अगर कांग्रेस की अंदरूनी कलह न होती तो ये मामला उठता ही नहीं। अब कांग्रेस में अंदरूनी कलह क्यों है? हर पार्टी में होती है, महत्वाकांक्षा हर पार्टी में होती है, हर तरह के नेता होते हैं, कोई नई बात नहीं है।
मगर पार्टियां इसको चार तरीके से रोकती हैं। कांग्रेस में आज वो चारों चीजें खत्म हो गई हैं। या तो एक नेता का कद होता है, कुछ बड़े नेता होते हैं जिसका अपना एक कद होता है, उसकी एक नैतिक आभा होती है, नेता आंख उठाता है, बाकी लोग चुप हो जाते हैं। आज कांग्रेस में किसी की वो नैतिक आभा नहीं है, राहुल गांधी की तो हो ही नहीं सकती। दूसरा, पार्टियों में विचारधारा की लगाम होती है कि नहीं, ये हमारे विचार के विरुद्ध है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। याद है आपको, ज्योति बसु प्रधानमंत्री बनना चाहते थे 1996 में, पार्टी ने कहा हमारे विचार के विरुद्ध है, आप नहीं बन सकते। चुपचाप से ज्योति बसु, जो पार्टी के सबसे बड़े नेता उस वक्त थे, पार्टी की कमेटी ने फैसला कर दिया, चुपचाप ज्योति बसु बैठ गए, कुछ नहीं किया। वो एक विचार का अनुशासन होता है। तो विचार का अनुशासन नहीं, कांग्रेस का तो विचार क्या है ये तो खुद कांग्रेस को पता नहीं। उसके अलावा पार्टी में होता है गुड़ या डंडा। गुड़ में पैसा होता है, सत्ता होती है, कांग्रेस के पास बांटने को ज्यादा है नहीं। गुड़ में यह भी होता है कि भाई आज नहीं तो कल दे देंगे। अब ले दे के बेचारे 12 करोड़ जुटा पाए हैं, 12 करोड़ में तो क्या काम चलेगा। और दूसरा होता है डंडा, अनुशासन की कार्यवाही। अब डंडा तब चलता है जबकि किसी को दीर्घ काल में कुछ दिखाई देता हो। जब डूबता जहाज हो तो वहां डंडे का कोई काम नहीं। और ये कांग्रेस के साथ इस वक्त की ट्रेजेडी है। इन सब की वजह से कांग्रेस वो करने में असमर्थ है। एक सामान्य स्थिति जो लगभग हर पार्टी में आमतौर पे होती है, उसे मैनेज करने में कांग्रेस असमर्थ है। और ऐसे में बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। सवाल है कि मैं और आप इसे कैसे देखें। इसे दलगत दृष्टि से देखें तो उसका तो कोई महत्व नहीं है। और यही सबसे बड़ा खतरा है कि हमें इस खेल का हिस्सा बनाया जाएगा। इस पाले या उस पाले में कुश्ती चल रही है, कबड्डी चल रही है, तुम इस टीम के साथ हो जाओ या उस टीम के साथ हो जाओ। या हमें दर्शक बनाया जाता है, मीडिया दर्शक बनाता है कि आओ कबड्डी का मैच है, ना हम इस तरफ है ना उस तरफ है, हम बैठ के सिर्फ देखते हैं कौन सी टीम जीत रही है, उस पर तालियां बजाते हैं। लोकतंत्र में बहुत खतरनाक खेल है। लोकतंत्र में जहां हर मर्यादा टूट रही हो, वहां हम बैठ के ताली नहीं बजा सकते कि कौन सी टीम जीत गई है। हमें दृष्टा बनना होगा, एक अंपायर की भूमिका में खड़ा होना होगा, जो सच भी बोले और सिर्फ जीतने वाले की ताली न बजाए, जो पूरा सच बोले। और पूरा सच ये है कि राजस्थान में जो हो रहा है वो हमारे लोकतंत्र पे आघात है कई तरफ से। उसके अंदर बीजेपी भी दोषी है, कांग्रेस भी दोषी है। बीजेपी इस लिहाज से दोषी है कि एक तरह से बीजेपी ने बिल्कुल वो रास्ता अख्तियार किया है जो इंदिरा गांधी ने 1980 के दशक में अख्तियार किया था। विपक्ष की जो सरकार बनेगी उसे येन केन प्रकारेण हम तोड़ेंगे। 70 के दशक में भी कई बार इंदिरा गांधी ने किया था। विपक्ष की सरकार बनेगी, हम उसको तोड़ेंगे, डायरेक्टली तोड़ेंगे, राज्यपाल का इस्तेमाल करके तोड़ेंगे, नहीं तो पैसे से तोड़ेंगे, किसी भी तरह से करेंगे। और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये खेल इस वक्त खेला जा रहा है, एक के बाद एक राज्य में खेला जा रहा है। यानी कि चुनाव में आप किसी को भी जिता लीजिए, चुनाव में आप बीजेपी को हरा दीजिए, जैसे राजस्थान में हारी थी बिल्कुल स्पष्ट रूप से। चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत नहीं पाई, कांग्रेस भी नहीं जीती थी कायदे से, तो लेकिन बीजेपी तो नहीं जीती थी। चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में मैनेज कर लेंगे। तो लोकतंत्र का जो तंत्र है, जो उसकी मर्यादा है, जो उसके नियम है, जो संविधान है, उसको साफ तौर पे तोड़ा जा रहा है। और अगर इस तरह से तोड़ दिया जाता है तो आप समझिए चुनाव का महत्व क्या होगा। बिहार के चुनाव आ रहे हैं, चाहे जिसको मर्जी वोट दे लीजिए, सरकार तो वो बनेगी जो दिल्ली वाले चाहते हैं। ये खेल पूर्वोत्तर में हुआ करते थे एक जमाने में, कांग्रेस ने जम के खेले थे खेल कि चुनाव का जो भी परिणाम आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में या तो जो जीतेगा उसको अपनी जेब में रख लेंगे, नहीं तो पासा पलटवा देंगे, उसमें क्या बात है। ये खेल अब बड़े राज्यों में शुरू हो गए। ये तो हमारे संघात्मक लोकतंत्र की प्राण लेने वाला काम है। अब लोकतंत्र के तंत्र को जब तोड़ा जा रहा हो तो कैसे बचाया जा सकता है? उसे लोक को इकट्ठा करके बचाया जा सकता है, वो हो नहीं रहा है। अशोक गहलोत जी जो पहला राउंड जीत गए,
इसमें कोई संदेह नहीं। पहला राउंड अशोक गहलोत जी के नाम रहा है। अगर आप कबड्डी के मैच के हिसाब से रिपोर्ट देना चाहें तो बिल्कुल पहला राउंड जीत गए। लेकिन कैसे जीते? उसी तिकड़म के सहारे। ये एक होटल में लेके गए तो वो दूसरे होटल में अपने लोगों को लेके गए। उन्होंने पैसे ऑफर किए हैं, इधर भी कुछ ऑफर किया गया होगा। अगले कुछ दिनों में पता लग जाएगा किसको क्या ऑफर किया गया होगा। उसी तिकड़म के सहारे। सवाल ये है कि क्या बीजेपी की तिकड़म का जवाब सिर्फ तिकड़म से दिया जा सकता है? क्या इसके विरुद्ध जनता में बात जा सकती है? जनता तक ले जाने की हिम्मत और क्षमता ना कांग्रेस में है ना और किसी के पास है। और वो करने की आज जरूरत है। आज राजस्थान का सबसे बड़ा संकट ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व का संकट है। पार्टियां आती हैं, जाती हैं, पैदा होती हैं, मर जाती हैं। समस्या कांग्रेस के संकट की नहीं है, समस्या लोकतंत्र के संकट की है। आज लोकतंत्र पर संकट है। जिस तरह से हमला हो रहा है, आज एक पार्टी है, एक सरकार है, कल किसी दूसरे का नंबर आएगा। और जिस तरह से उस संकट का मुकाबला हो रहा है, उससे नहीं लगता कि इस संकट को दीर्घकाल में टाला जा सकता है। कहीं ना कहीं आज जनमत को इकट्ठा करने की जरूरत है, लोकमत को जोड़ने की जरूरत है, और वो काम नहीं होगा। और मैं समझता हूं सबसे बड़ा सबक इस वक्त का यही है। अंततः इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप को हराया कोर्ट ने नहीं था, उसको हराया सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के किसी काम ने नहीं था, उसको अंततः जनता ने हराया था। और आज देश में जो हो रहा है, इसके खिलाफ अंततः जनता को इकट्ठा करने की जरूरत होगी, जनमत जोड़ने की जरूरत होगी, लोकमत जोड़ने की जरूरत होगी। उसका प्रयास कोई नहीं कर रहा। आज हमें वो प्रयास की जरूरत है। इसलिए आज देश में जनता को देश के जो सही मुद्दे हैं उस पे फोकस कर, उस पे जनता को जोड़ने की जरूरत है। मिशन जय हिंद में हम यही काम कर रहे हैं। मिशन जय हिंद आज जो देश का सबसे बड़ा संकट है, महामारी और आर्थिक संकट, इन दोनों का मुकाबला करने के लिए जनता के बीच जाके जनता को जोड़ रहे हैं। ये राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में नहीं है, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है डायरेक्टली उसके बारे में भी नहीं है। अगर हम जनता को जनता के सही सवाल से जोड़ सकें तो लोकतंत्र अपने आप मजबूत होगा। अगर राजनीतिक पार्टियां लोगों के संकट से जुड़े तो उनके सत्ता के खेल पे अपने आप लगाम लगेगी, एक सीमा बंधेगी जिसके बाद सत्ता के खेल नहीं हो सकते। उस प्रयास में मुझे और आप, हम सबको जुड़ने की जरूरत है। राजस्थान में हालात और बदलेंगे, ड्रामा और चलेगा, खबरें रोज और आएंगी। एक राउंड हुआ है, अभी दूसरा राउंड कहाँ होगा, राजस्थान हाईकोर्ट क्या जजमेंट देगा, फिर उसके बाद वहां हाउस पे क्या होगा, सब कुछ ड्रामा होगा। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, इस ड्रामे में हम दलगत ना हो जाए, हम दर्शक ना हो जाए, हमें दृष्टा बन के रहना है। देश के भविष्य का सोचना है, लोकतंत्र के फायदे की बात सोचनी। उम्मीद है हम सब वो करेंगे। इस बीच आपके कोई सवाल हो आप जरूर भेजिए, सवालों के जवाब मैं दूंगा। इससे संबंधित हो, दूसरे भी हो, लेकिन राजस्थान के बारे में निगाह बनाते रहिएगा। और मैंने जो 5-7 और सवाल आज लिस्ट किए थे उस पर भी अपनी निगाह बना के रखिएगा, क्योंकि इन सब सवालों पे हमें देखते रहना है। एक तरफ महामारी चल रही है, आर्थिक संकट चल रहा है, और उसके बहाने, उसके कवर में तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके बारे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है, जिसके बारे में हमें नोट लेने की जरूरत है। दिल्ली में जो वायलेंस की कवरेज हो रही है, मीडिया ने तो कवरेज करनी लगभग बंद कर दी है उसके बारे में। दिल्ली में जो दंगे हुए उसके बारे में दिल्ली पुलिस ने अब तय कर लिया है कि दिल्ली में जो एंटी-सीए प्रोटेस्ट मूवमेंट था वही जिम्मेवार था, और उसके खिलाफ अब केस बनाए जा रहे हैं, काफी केस चल रहे हैं। पिछले हफ्ते एक बहुत सुंदर चिट्ठी आई है। देश के लगभग 70-72 पुराने आईएएस ऑफिसर, लॉयर, जजेस, इन सब लोगों ने मिलकर चिट्ठी लिखी है, ये कहते हुए कि ये इंक्वायरी तो मजाक हो रहा है।
जहां पुलिस के विरुद्ध बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है पुलिस की जिम्मेवारी के, दिल्ली के दंगों में पुलिस के लिप्त होने या पुलिस के एक तरफा काम करने के स्पष्ट वीडियो प्रमाण है, एक भी मामले पर कुछ नहीं हुआ। जहां पुलिस खड़ी हुई चुप देख रही है, कोई कार्रवाई नहीं। जहां बीजेपी के बड़े बड़े लोगों का नाम है जिनके बारे में वीडियो एविडेंस है, एक कार्रवाई नहीं। ऊपर से दिल्ली के बड़े अफसर एक चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी लिख के कहते हैं कि अरे इसके अंदर कुछ हिंदुओं को भी अरेस्ट कर लिया गया है, जिसको लेके हिंदू समुदाय में बड़ा रोष है, और अपने अधिकारियों को कहते हैं कि आप जरा जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए काम कीजिए। अब बताइए, क्रिमिनल केस के बारे में पहली बात तो कि क्रिमिनल केस में भावनाओं का ध्यान रखना ही नहीं चाहिए। जो क्रिमिनल है, जिसके बारे में ठोस एविडेंस है, कीजिए। ना तो ऊपर के अफसर की बात सुनिए, ना नीचे की भावनाएं सुनिए। क्राइम है, भावना जो भी हो, क्राइम वाले को अरेस्ट कीजिए अगर आपके पास सॉलिड एविडेंस हो तो। और दूसरा, अगर भावनाओं का ध्यान रखना है तो भाई फिर तो सब समुदायों का ध्यान रखिए ना। सिखों को क्या महसूस हो रहा होगा जब उस व्यक्ति को जो लंगर बांट रहा था उसको आपने चार्जशीट कर दिया। मुसलमानों को क्या महसूस कर रहा होगा जब दिन रात लोगों को पकड़ा जा रहा है। एक पुलिस अफसर चिट्ठी लिख के कहता है कि हिंदू समुदाय की भावनाओं का ध्यान किया जाए। क्या हो रहा है, थोड़ा सोचिए इस सब के बारे में। चूंकि महामारी के बहाने इतना कुछ हो रहा है जिसका हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और अगर आप और मैं ध्यान नहीं रखेंगे तो ये मामला फिसलता जाएगा। सवाल है राजेश कुमार सिंह के, वो कह रहे हैं सर अब तो वोट देने का मन भी नहीं करता, किस पर कोई विश्वास करे, बाजार में सभी बिकने को तैयार हैं, क्या करें। भाई ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई घोड़े तांगे वाला कहे कि अरे मेरे घोड़े का कैरेक्टर बड़ा खराब हो गया है, मैं बोलता हूं कहीं मुड़ने को पता नहीं किधर मुड़ जाता है, आप उसको क्या जवाब देंगे। भैया लगाम आपके हाथ में है, चाबुक आपके हाथ में है। वैसे जानवरों को मारने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन चूंकि मुहावरा है इसलिए बोल रहा हूं कि चाबुक आपके हाथ में है, लगाम आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। ये जो बिकने को तैयार है, अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 1000 लोग भी खड़े होके जो इनके समर्थक थे, वो 1000 लोग भी खड़े होके कहें कि तुम क्या कर रहे हो, तो फर्क पड़ेगा। हमें कुछ करना होगा। लोकतंत्र के इस खेल को हम सिर्फ दूर खड़े हुए दर्शक की तरह नहीं देख सकते, हमें इसमें दखल देनी पड़ेगी। हीरालाल माथुर जी कह रहे हैं सरकार गलत आंकड़े दे रही है, लेकिन हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। आप सही कह रहे हैं भाई, सरकारें गलत आंकड़े दे रही है, केंद्र सरकार भी, कई राज्य सरकारें ऐसा काम कर रही है। मैंने पिछली बार भी बताया, कईयों के आंकड़ों पर विश्वास नहीं होता है। हम क्या कर सकते हैं, एक तो अपने आप को सुरक्षित रखें, सावधानी रखें, जिसके लिए बिल्कुल अब विस्तार से हमें पता है 2-3 चीजें जो हमेशा करनी है। मास्क पहने बाहर जब जाएं, इस वक्त तो मैं कमरे में हूं, बाहर जाएं मास्क पहने, लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखें, घर वापस आए हाथ धोएं। कम से कम ये 3 बुनियादी चीज तो की जा सकती है, ये करें। लेकिन सिर्फ अपने आप को सुरक्षित न रखें, हम बाहर जाएं, बाहर जाके कुछ करें। और ये जो मिशन जय हिंद है, ये वही प्रयास है कि इस महामारी के दौरान हम घर बैठ के नहीं रहेंगे, हम बाहर जाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, ये विचार, ये चेतना सब तक फैलाएंगे, लोगों की समस्या है उसको उठाएंगे, सबकी खबर लेंगे, सबको खबर देंगे। ये हमारा काम होना चाहिए। आर के सिंह कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की घिनौनी राजनीति पर भी कुछ बोलें। जी मैं बोलता रहा हूं, और अब देखिए जो विकास दुबे का जो हत्या हुआ है, हालांकि इसको एनकाउंटर वगैरह बोला जा रहा है, साफ साफ हत्या का मामला है। अब इसमें उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बनाम गैर ब्राह्मण का खेल हो रहा है। समझिए किस स्तर पे इन सब नेताओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को पहुंचा दिया है। अगली बार शायद विस्तार से बोलूंगा। डॉक्टर संतोष अत्री जी पूछ रहे हैं ये कैसा भारत बनाना चाहते हैं। अत्री साहब, ये लोग ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हैं। ये कहते तो हैं कि भारत को यूरोप जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में भारत को पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं। इनके मन में हीन ग्रंथि है कि अरे अरे पाकिस्तान में तो मुसलमानों का बन गया, हमारा नहीं बना, हम भी वैसा बनाएंगे। अरे वहां क्या हाल हुआ मुसलमानों का पाकिस्तान बनाने के बाद, 2 हिस्से हो गए उस पाकिस्तान के। आज क्या स्थिति है उस पाकिस्तान की, जरा देख तो लो। तो मुझे कई बार लगता है ये सब लोग सिर्फ हिंदू पाकिस्तान बनाने के चक्कर में, हिंदू पाकिस्तान इस देश का भला नहीं कर सकता। पाकिस्तान हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकता, कम से कम मेरे लिए तो आदर्श नहीं। जिन लोगों के लिए है वो खुल के बोले। वैसे दूसरा इशारा ये भी हो सकता है कि
किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं जिस तरह से इंदिरा गांधी एक छत्र राज करना चाहती थी इस देश के लोकतंत्र को खत्म करके, कुछ वैसा ही खेल हो रहा है। बस ये है कि 40 साल पहले लोकतंत्र खत्म होने के लिए घोषणा करनी पड़ती थी, टीवी पे आके, रेडियो पे आके आपको बोलना होता था, इमरजेंसी लागू की गई, अधिकार खत्म है। आज उस सब की कोई जरूरत नहीं, एक झटके में कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आज रोज छोटी छोटी कैंची चलती है, उससे रोज लोकतंत्र की हत्या की जाती है। रामनिवास यादव जी पूछ रहे हैं, केयर फंड का उपयोग कर सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त हो रहा है। पता नहीं भाई, केयर फंड का इस्तेमाल हो रहा होगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि केयर फंड में और बहुत गड़बड़ियां हैं। केयर फंड का ट्रांसपेरेंसी नहीं है। केयर फंड के बारे में पीएम रिलीफ फंड होना चाहिए था। केयर फंड जिस तरीके से बना है उसके बारे में मेरी 100 आपत्ति है, मगर उसका इस्तेमाल सीधे सीधे राजस्थान में एमएलए खरीद फरोख्त में हो रहा होगा, मुझे नहीं लगता। उसका इस्तेमाल कैसे होगा वो हमें बाद में पता लगेगा। लेकिन आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि बीजेपी के पास पैसे की इतनी कमी है कि खरीद फरोख्त के लिए उसको प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जैसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका कहीं ऑडिट तो होता है। इतनी पेटियां पड़ी होंगी ना जिनका कभी ऑडिट नहीं होता, फोन करने से हो जाती है काम। आप ज्यादा ही खामखा बहुत ऊंची बातें सोच रहे हैं। विरंजय सिंह जी पूछ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री तथ्य छिपाए वहां का क्या होगा। सच बात है, पहले तो ऐसा कम से कम प्रधानमंत्री के बारे में माना जाता था कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बात को गंभीरता से लेना चाहिए, बात में कुछ सच्चाई होगी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने चीन के बारे में वो बात बोली है, बाकी तो छोटे मोटे झूठ तो बहुत बोलते थे, कई बार बोलते रहे, लेकिन देश के बॉर्डर के बारे में प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे, राष्ट्रवाद की दिन रात दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री, यहाँ कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसा हुआ है, उसके बाद तो पता नहीं प्रधानमंत्री के शब्द का महत्व क्या बचता है। इतना जिस देश ने अच्छे प्रधानमंत्री देखे, बुरे देखे, कमेरे देखे, निकम्मे देखे, इतना झूठा प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा। लेकिन उनके झूठ पे हम क्या रोए, हम सच को कैसे फैलाएंगे उसकी हम बात करें, उसकी जिम्मेवारी ले। मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि जहां बीजेपी अपनी ट्रोल आर्मी बना रही है, कुछ लोगों को मिलकर ट्रुथ आर्मी बनानी चाहिए ना, ट्रुथ ब्रिगेड बनाइए। सच को आगे फैलाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रदीप शुभाकर जी पूछ रहे हैं, सैड यूनियन गवर्नमेंट्स प्लेइंग सच पॉलिटिक्स व्हेन कंट्री इज गोइंग थ्रू सीवियर पेंडेमिक, व्हाट डू यू थिंक। प्रदीप भाई, मैं तो बिल्कुल खुल के यही सब बता रहा हूं कि देश में इतनी बड़ी महामारी है और ये सब खेल खेले जा रहे हैं, ऐसे में हमें कुछ करना चाहिए, सिर्फ आलोचना से काम नहीं बनेगा। और इसलिए ये जो मिशन जय हिंद है उसमें हम सब आज देश के, मैं समझता हूं कुछ सैकड़ों जगह पे हमारे साथी जा रहे हैं, जाके गांव में लोगों से पूछ रहे हैं क्या दिक्कत है, उनके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, एक वैकल्पिक योजना देश के सामने रख रहे हैं। अब हम बार बार सरकार का रोना ना रोए, हम कहें हम क्या कर सकते हैं, हम कितना टाइम देने को तैयार हैं, और आप में से जो भी साथी अपना समय देने के लिए तैयार हैं, अब से अगले 80-90 दिन या उससे भी आगे, क्या देश के लिए हम अपना समय देने को तैयार हैं? हम गांव बस्ती जाने को तैयार हैं, फोन उठा के लोगों से बात करने को तैयार हैं, दूसरे के झूठ की काट के लिए हम सच बोलने को तैयार हैं? अगर हैं तो आप अपना नाम, पता, अपना कोई भी कांटेक्ट पॉइंट यही इसी इनबॉक्स में डाल दीजिएगा फेसबुक में, हमारे साथी आपसे संपर्क करेंगे। रमन भाई पूछ रहे हैं, कांग्रेस को क्या चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए। मैंने इसलिए पूछा कि क्योंकि चुनाव तो लड़ते हैं, अगर जीत जाते हैं तो बीजेपी वाले इनको खरीद लेते हैं। ये बात सच है रमन भाई, कि जैसा मैंने कहा, चुनाव का परिणाम कुछ भी हो उसके बाद में बीजेपी पलट के कर लेगी, ये हो रहा है। लेकिन एक तो हम ये ना भूलें कि इस खेल में कांग्रेस को दूध से धुनी हुई नहीं। कांग्रेस ने बीएसपी के एमएलए को हथियाया राजस्थान में, तो सिर्फ उसके एमएलए नहीं हथियाए जा रहे, कांग्रेस ने भी ये खेल किया है। और ये जो इतने सारे इंडिपेंडेंट कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या खेल था, इनमें से कितने लोगों को गहलोत जी ने खड़ा करवाया था अपनी पार्टी के खिलाफ। तो एक तो ये सब खेल है। दूसरा, मैं समझता हूं कि चुनाव लड़ना बंद करने की बजाय हम जनता की तरफ से आवाज उठाएं। ये जो बार बार राज्यों में हो रहा है, चुनाव कोई भी जीते सरकार बीजेपी बनाएगी, जनता की आंख के सामने हो रहा है ना। एक स्टेज होगा जब जनता पलट के कहेगी ये स्वीकार नहीं,
इंदिरा गांधी को भी एक जमाने में लगता था कि मैं कुछ भी कर लूं, कोई रोकने वाला नहीं है। और जब इंदिरा गांधी ने 77 में चुनाव किया तो इंदिरा गांधी कॉन्फिडेंट थी कि बस ये तो चुनाव तो निकाल लेंगे, लोकतंत्र की मोहर भी लग जाएगी, लोग मेरे को डिक्टेटर कहना भी बंद कर देंगे। और तब इस देश की जनता ने दिखा दिया। तो याद रखिए, जो कुछ भी हो रहा है जनता की आंख के सामने हो रहा है। जनता की आंख के सामने लाना हमारी जिम्मेवारी भी है। बताएं कि इस देश में लोकतंत्र के तंत्र को कैसे तोड़ा जा रहा है। बिना दलगत हुए, बिना कांग्रेस का पक्ष लिए हम बता सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से इस वक्त इस देश में लोकतंत्र का गला घोंट रही है। उसके लिए कांग्रेसी होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने लोकतंत्र के साथ इस देश में जो मजाक किया वो भी सबको ध्यान है। वो बने बिना हम सच बता सकते हैं, पूरा सच बता सकते हैं। रमाशंकर गुप्त जी कह रहे हैं, सत्ता गिराने के प्रयास पर राजद्रोह के तहत कार्रवाई के औचित्य पर भी चर्चा की जानी चाहिए, भविष्य में इसके प्रभाव हो सकते हैं। अच्छा किया रमाशंकर जी आपने सवाल पूछा, क्योंकि ये सवाल का मुझे जिक्र करना चाहिए था कि वहां पे राजस्थान में खेल हो रहे हैं, दलाल पैसा ऑफर कर रहे हैं कांग्रेस के एमएलए को, फोन के ऊपर बात हो रही है, बिल्कुल गणित हो रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई राजस्थान पुलिस करे, समझ में आता है। सरकार उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई करे, समझ में आता है। ये राजद्रोह, इसका मुकदमा कैसे हो सकता है? सेडिशन, ये सेडिशन नामक कानून इस देश से हटा देना चाहिए। सेडिशन क्या था? अंग्रेजों ने कानून लगाया था कि अगर आप महारानी के राज के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो आप राजद्रोह कर रहे हैं, आप साम्राज्ञी के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। आजाद भारत में ऐसे किसी कानून की जगह ही नहीं होनी चाहिए। आप गुंडागर्दी करें तो उसका कानून है, आप हथियार उठाएं तो उसका कानून है, आप फौज को भड़काएं उसके लिए कानून है, तमाम तरह के इस देश में कानून है। राजद्रोह, सेडिशन नामक अपराध रखने की क्या जरूरत है? ऐसा कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि सेडिशन के मामले को बहुत लूजली इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं हर जगह सेडिशन हो रहा है। बीजेपी तो इसका बेजा इस्तेमाल कर ही रही है, अब कांग्रेस भी ये केस लगवा रही है। इसका मतलब है कांग्रेस मानती है कि इस मामलों में सेडिशन हो सकता है। तो बीजेपी की तरफ से जो भी दलाली कर रहा है उस दलाल को आप पकड़िए, भ्रष्टाचार निवारण के तहत कानून चलाइए, सब कुछ कार्रवाई कीजिए। सेडिशन के मुकदमे चलाने गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं, पहले भी विरोध करता रहा हूं, आज भी विरोध करता रहूंगा। आपने सवाल पूछे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत जारी रखेंगे। रविवार को 2 बजे और इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण घटना होगी तो उसके बारे में भी आपसे एक बार फिर अपील। मिशन जय हिंद में देश भर में हम सब लोग जाके जमीन पर देश के संकट के बारे में लोगों को आगाह कर रहे हैं। केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं चला रहे, अपना प्रचार नहीं कर रहे, लोगों को महामारी से बचने के तरीके बता रहे हैं। लोगों का जो आर्थिक संकट है उससे क्या दिक्कत हुई है वो समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, समाधान कर रहे हैं और विकल्प देश के सामने रख रहे हैं। राजनीति नहीं, लोक नीति कर रहे हैं। आप सिर्फ वाहवाह मत कीजिए, सिर्फ शाबाशी मत भी दीजिए, दूर से बैठे ये मत कहिए ओ यू आर डूइंग सच ए गुड जॉब। आप जुड़िए इसके अंदर, और जुड़ने के लिए हमारा मिस्ड कॉल नंबर है, उस पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। इसी फेसबुक के इनबॉक्स में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। missionjayhind2020@gmail.com ईमेल है, उस पर भी लिख सकते हैं। देखिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।